10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरियस शिप उस समय की अपनी पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने को तैयार है। सभी लोग इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है और सभी की भीड़ जमी हुई है पोर्ट में। इस शिप में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन यात्रा कर रहे हैं जो कि अमेरिका में जाके अपनी लाइफ की एक न्यू चैप्टर खोलना चाहते हैं। इस शिप को कमांड कर रहे हैं 62 ईयर्स के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। और फिर ये शिप अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हो जाती है। सभी इसको देख के बहुत खुश होते हैं। ये शिप दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी शिप होने के साथ साथ दुनिया की सबसे लग्जरियस शिप भी थी। इस शिप में जिम, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, रीडिंग एंड राइटिंग रूम फॉर फीमेल, स्मोकिंग रूम फॉर मेल, डाइनिंग रूम और फर्स्ट क्लास स्टेट रूम और भी इसी तरह के बहुत सारे लग्जरियस रूम थे उसमें। और सबसे खास बात कि टाइटैनिक का खुद का न्यूज़पेपर भी था। एटलांटिक डेली बुलेटिन नाम था उसका, जो कि बस फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए ही था। और इस शिप में जो सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए थे उसकी वजह से इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था। और जिस कंपनी ने इस शिप को बनाया था उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट खुद पब्लिक के सामने आके बोले थे कि ये शिप अनसिंकेबल है। फिर इस शिप के रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को इसको अपनी सबसे पहली आइस वार्निंग मिलती है। दूसरे शिप से इसको कम्युनिकेट करके बोलते हैं कि भाई आगे आइसबर्ग है, थोड़ा ध्यान से चलना। ये लोग थोड़ा ध्यान से सावधानी से तो चलते हैं पर ये लोग अपनी स्पीड कम नहीं करते। ये लोग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलना कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिलती हैं पर कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इस वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। और इस रात की सबसे खास बात ये थी कि ये रात अमावस्या वाली रात थी। इस रात मून अच्छे से विजिबल नहीं होता, इसलिए मूनलाइट भी नहीं आ रही थी और अगर मूनलाइट नहीं आ रही थी तो फिर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। और यही हुआ था, इसलिए जो क्रॉस नेट होता है वहाँ पे 2 बंदों को ले जाके बैठाया गया और वहाँ पे वो लोग देख रहे थे कि आगे कोई ऑब्स्टिकल या फिर कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कि हम लोग की शिप को कुछ रुकावट हो सके। और असल में उस रात -2 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड चल रही थी जिसमें कि किसी के भी आँख से आंसू आ जाएंगे और वही हो रहा था उन लोग के साथ और इसलिए अच्छे से थोड़ा नहीं देख पा रहे थे। पर फिर उन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने है। उन लोगों ने जल्दी से 3 बार बेल रिंग किया और वो लोग क्रू मेंबर्स को फोन किए कि आगे एक आइसबर्ग है। फिर उसके बाद क्रू मेंबर्स ने शिप को लेफ्ट टर्न करने की कोशिश की पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के बाद जब कैप्टन स्मिथ को इसके बारे में पता चला तब वो और उनके क्रू मेंबर्स इसका मैप निकाल कर देखने लगे कि इसके टकराने के बाद शिप को कितना नुकसान हुआ है। तब उन्होंने ये पाया कि टाइटैनिक तो जल्दी डूब जाएगा। सब इससे बहुत हैरान थे क्योंकि सबको तो लगता था कि ये शिप अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूबेगा ही नहीं। फिर उसके बाद जल्दी में सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठाया गया पर सिंस आधे से ज़्यादा पैसेंजर्स ये बिलीव करते थे कि भाई ये शिप तो कभी डूबेगा ही नहीं, ये तो अनसिंकेबल है, ये तो बस एक आइसबर्ग से टकरा है, लोग इतना डर रहे हैं, ये तो अभी डूबेगा ही नहीं, बस लोग बेकार का इतना डर रहे हैं। इसी की वजह से पहली लाइफ बोट जो थी उसमें 63 लोगों की कैपेसिटी थी पर बस 28 लोग ही चढ़े और इसी रीज़न की वजह से। पर फिर जब धीरे धीरे शिप और डूबती गई तब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये अनसिंकेबल शिप सिंक हो सकती है, जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ करके लाइफ बोट्स में चढ़ने लगे। और इस बीच में टाइटैनिक के जो क्रू मेंबर्स थे वो शिप से फायरवर्क्स जलाने लगे ताकि वो दूसरे शिप्स को एक सिग्नल दे पाएँ कि भाई हम लोग मुसीबत में, हम लोग को जल्दी आके बचाओ। और वो लोग रेडियो से भी दूसरे शिप से कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे पर बस एक ही शिप उनकी कम्युनिकेशन में आई, आरएमएस कार्पेथिया, जो कि 137 किलोमीटर दूर थी टाइटैनिक से। जिसका मतलब अभी अगर वो अपने
फुल स्पीड में भी आएगी तो फिर उसको 3 घंटे लगेंगे टाइटैनिक के पास आने में। पर क्या 3 घंटे ही लग जाएंगे टाइटैनिक को डूबते डूबते? 2:30 रात को टाइटैनिक 2 पार्ट्स में डिवाइड होके पूरी तरीके से डूब गई। तो फिर अनसिंकेबल शिप को तो 3 घंटे भी नहीं लगे सिंक होने में।